सलाम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। ईरानियन प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर की डेथ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और ईरान के लिए ये दुख और भी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि उन्होंने एक ही वक्त में अपने दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को खो दिया है। ईरान के लोग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हैं। आपको सोशल मीडिया पर हज़ारों ऐसी पोस्ट, वीडियोस और ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें एक बहुत बड़ी भीड़ जमा होकर दुआएं कर रही थी कि शायद ईरानियन प्रेसिडेंट बच जाए, लेकिन इनकी दुआ काम नहीं आ सकी। सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर एक प्लान्ड मर्डर था, और अगर ये एक मर्डर था तो इसके पीछे कौन है। बहुत सी ऐसे रूमर्स हैं कि इसराइल ने अपने ऊपर होने वाले अटैक का बदला ईरान से लिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ईरान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल इशू था, और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ये पायलट की मिस्टेक थी, यानी ह्यूमन एरर था। आखिर इस सब की असली वजह क्या है, इस कहानी को डिटेल में समझते हैं आज की इस वीडियो में। An unexpected crash. The president of Iran is dead along with country's foreign minister and seven others. The death of President Ibrahim Raisi. This morning, Iranians lining the streets for the president's funeral. तो ईरानियन प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर की सडन डेथ ने सबको शॉक कर दिया है। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और दोनों की जान चली गई है। ये एक ऐसा हादसा है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है और ये सवाल उठाता है कि ये एक नेचुरल डेथ है या फिर प्लान्ड असैसिनेशन। इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है, जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि ये प्लान्ड मर्डर था। आज हम इन सभी पॉसिबिलिटीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। ईरानियन प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर एक ऑफिशियल टूर से वापस आ रहे थे। ये ऑफिशियल विजिट अजरबैजान में था। अजरबैजान और ईरान ने मिलकर एक ऐसा डैम बनाया है जिसका नाम उन्होंने किस कलासी डैम रखा है, जिसकी इनॉग्रेशन के लिए इब्राहिम रईसी और हुसैन थे। वो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यहाँ मैं अगर आपको एक्चुअल लोकेशन बताता चलूँ तो वो अजरबैजान और ईरान के दरमियान एक फॉरेस्ट पड़ता है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। टेक्निकल रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक ह्यूमन एरर था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट इतना ज़्यादा सवियर नहीं था कि उससे प्लेन क्रैश हो जाए या हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए। अब हम इन डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत से लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये प्लान्ड मर्डर था, और इस मर्डर के पीछे जो नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है वो इसराइल का है। इसराइल का मर्डर में नाम क्यों आ रहा है और उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को समझते हैं। तो देखिए, ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन कोई नई बात नहीं है। ये दोनों कंट्रीज़ बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे के अगेंस्ट है। ईरान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, और फ़लस्तीन के सपोर्ट में उन्होंने इसराइल पर हमला भी किया था। थोड़ा हिस्ट्री पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ईरान और इसराइल का रिलेशन हमेशा से ही टेंशन में रहा है। 1948 में जब इसराइल बना तब इनिशियली ईरान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। शॉकिंग है लेकिन सच है। उसके बाद आता है साल 1979 जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया और ईरान ने इसराइल को उसके बाद से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन कभी भी दोबारा नॉर्मल नहीं हो सके। और बात सिर्फ यही नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी इसराइल को हमेशा से ही खतरा महसूस होता रहा है। इसराइल कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं बल्कि वेपन बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इस वजह से इसराइल ने ईरान पर बहुत बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमले भी किए हैं। जैसा कि 2009 में स्टक्सनेट वायरस अटैक को जो ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करता था, उसमें भी इसराइल का हाथ माना जाता है। ये साइबर वॉरफेयर एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को सेटबैक देने की कोशिश की थी। इसके अलावा बहुत से हाई प्रोफाइल ईरानियन साइंटिस्ट को भी असैसिनेट किया गया था जिसमें इसराइल की इन्वॉल्वमेंट सस्पेक्ट की जाती है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पे असैसिनेशन का इल्ज़ाम बहुत बार लग चुका है। तो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इसराइल इस असैसिनेशन के पीछे हो सकता है। लेकिन अगर हम मान के चल भी ले कि इसराइल ने ये असैसिनेशन प्लान किया है तो उसके पीछे मोटिव्स क्या हैं। सबसे पहला मोटिव है रिटेलिएशन फॉर अटैक्स। सबसे ऑब्वियस रीज़न ये है कि कुछ महीने पहले ईरान ने इसराइल पर अटैक किया था और ये असैसिनेशन उसी का बदला हो सकता है। दूसरा रीज़न ईरान की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को कमज़ोर करना भी हो सकता है।
क्योंकि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले भी ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिसमें इसराइल ने ईरान की की फिगर्स को टारगेट किया है। तीसरा मोटिव ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री एम्बिशंस को रोकना भी इसराइल के इंटरेस्ट में है। ईरान की की लीडर्स को एलिमिनेट करके इसराइल अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। अब बात करते हैं पावर स्ट्रगल की थ्योरी के बारे में। तो देखिए, ईरान के अंदर भी बहुत सी पॉलिटिकल राइवलरीज हैं। क्या पता किसी ने पावर के स्ट्रगल के चलते हुए असैसिनेशन प्लान किया हो। ईरान के अंदर पावर डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और क्या पता किसी ने पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लिया हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी आने वाले सुप्रीम लीडर भी होने वाले थे। तो इस बात के हाई चांसेस है कि किसी ने पावर स्ट्रगल के चलते हुए इब्राहिम रईसी को रास्ते से हटा दिया है। अब बात करते हैं फॉरेन पावर थ्योरीज के बारे में, जिसमें सबसे ऑब्वियस नाम हमारे जहन में यूएसए आता है। यूएसए और सऊदी अरेबिया भी असैसिनेशन के पीछे हो सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज ईरान के इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में कम करना चाहते थे और यूएसए और ईरान के रिलेशनशिप भी काफ़ी टेंस रहे हैं। और सिर्फ बात यूएसए तक नहीं है, सऊदी अरेबिया के भी रिलेशनशिप ईरान से बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी ईरान के रीजनल डोमिनेंस को चैलेंज करता रहा है ताकि वो मिडिल ईस्ट में कभी भी अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा ना बढ़ा सके। इन्हीं सभी थ्योरीज के चलते हुए हमें नेचुरल केसेस और टेक्निकल फॉल्ट को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि ये एक प्लेन क्रैश हो जो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो सकता है। प्लेन के सिस्टम में कुछ टेक्निकल मेल फंक्शन भी हो सकता है जो क्रैश का सबब बन सकता हो। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिकॉर्ड को चेक करना बहुत ज़रूरी होगा। ये भी देखा जा सकता है कि प्लेन की मेंटेनेंस प्रॉपर्ली हुई थी या नहीं। लेकिन ये एक काफ़ी कमज़ोर थ्योरी है, क्योंकि जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ उस जहाज़ में थी, ऐसी गलती होना ना के बराबर है। टेक्निकल फॉल्ट होना एक बात है, लेकिन ह्यूमन एरर होना दूसरी बात है, जो कि एक तरह से क्रैश का सबब हो सकता है। पायलट ट्रेनिंग और फ्लाइट कंडीशन को भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। वेदर कंडीशन और एनवायरमेंटल फैक्टर को भी प्लेन क्रैश का रीज़न माना जा सकता है, क्योंकि वेदर कंडीशन और एनवायरमेंटल फैक्टर भी प्लेन के क्रैश होने का एक रीज़न हो सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वेदर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल थी, जो कि एक ऑब्वियस रीज़न हो सकता है। ये एक सॉलिड थ्योरी हो सकती है जो कि ईरानियन प्रेसिडेंट की मौत का सबब बन सकती है। ईरानियन अथॉरिटीज़ इस एक्सीडेंट को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ईरानियन ऑफिशियल्स इंटरनेशनल बॉडीज से भी मदद मांग रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशंस को ट्रांसपेरेंट किया जा सके। इसके लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो कि इस सारे इंसिडेंट के हर एक एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करेगी। ये कमेटी टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एविएशन स्पेशलिस्ट और इंटेलिजेंस ऑफिसर पर मुश्तमिल है। इन्वेस्टिगेशन के आउटकम्स क्या होंगे ये देखना अभी बाकी है। इस इंसिडेंट का इंटरनेशनल रिएक्शन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपना रिएक्शन दिया है। इसराइल ने ऑफिशियली डिनाई किया है कि उनका इस असैसिनेशन में कोई हाथ नहीं। यूएसए ने भी कहा है कि वो ईरान की इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर करेगा। मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ ने भी अपने रिएक्शंस दिए हैं और सब ने इस इंसिडेंट की मज़ाहमत करते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस इंसिडेंट का डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकता है। ईरान और इसराइल के पहले से ख़राब रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप भी चेंज हो सकती हैं। यूएसए और ईरान की रिलेशनशिप भी इस इंसिडेंट पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब तक की हमारी डिस्कस की जाने वाली सारी थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटिव रखने वाली थ्योरी इसराइल की असैसिनेशन का प्लान हो सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इसराइल और ईरान के बीच में काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस भी होती रही हैं। सीरिया के सिविल वॉर में भी दोनों कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। क्योंकि जैसे ही ईरान ने सीरिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ाया, उसी तरह से इसराइल ने ईरानियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। दूसरी तरफ लेबनान में भी हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया। हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट मिलता रहा है और इस ग्रुप ने इसराइल के अगेंस्ट बहुत बार ऑपरेशन किए हैं। अब अगर ये असैसिनेशन प्रूव होता है तो इसके फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकता है? ईरान और इसराइल का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है और बात जंग तक आ सकती है। मिडिल ईस्ट में और भी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है और शायद ईरान इस असैसिनेशन का बदला मिलिट्री से दे, जो रीजन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है। ईरानियन प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर की डेथ का असली रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्या ये एक नेचुरल डेथ है
या फिर एक प्लान्ड असैसिनेशन, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है और इसका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर बहुत ही बुरा होगा। आपका क्या ख्याल है, क्या ये एक नेचुरल एक्सीडेंट है या फिर एक प्लान्ड असैसिनेशन? आपके थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।